अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सैयद टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बार कोड स्कैन करने से हम ऐप्स और वेबसाइट्स पर किस तरह पहुंचते हैं? और क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर इस पाइप में पेट्रोल कहां से आता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज़ होने वाली चीज़ों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शुगर मशीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुगर की बीमारी आजकल बहुत ही आम हो चुकी है। अगर देखा जाए तो हर दिन ही कई लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। आप सब ने तो शुगर मशीन देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुगर मशीन आखिर काम किस तरह करती है? असल में इस मशीन का काम हमारे जिस्म में से ग्लूकोज की मिकदार को चेक करना होता है, जिससे पता चलता है कि हमारी शुगर हाई है या लो या फिर नॉर्मल है। जैसे ही हम शुगर स्ट्रिप को मशीन में डालते हैं तो ये ऑन हो जाती है और फिर अगला काम इस पर ब्लड लगाना होता है ताकि शुगर लेवल को चेक किया जा सके। आपको जानकर हैरानगी होगी कि शुगर मशीन के अंदर सारा काम इस स्ट्रिप का ही होता है। असल में स्ट्रिप बहुत सी थिन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से हर एक का काम डिफरेंट होता है। जब हम स्ट्रिप पर ब्लड लगाते हैं तो सबसे पहले अपर लेयर ब्लड को सॉक कर लेती है और इसे सेकंड लेयर के पास भेजती है। सेकंड लेयर ब्लड को फिल्टर करती है और नीचे वाली लेयर को पास करती है। इस चैम्बर में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं और जैसे ही ब्लड इन तक पहुंचता है तो ये ब्लड के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ ही इनमें से एक करंट जनरेट होता है। इसके बाद इस स्ट्रिप पर लगी ये गोल्डन लेयर करंट को मशीन के अंदर ले जाती है। यहाँ पर मशीन इस करंट की न्यूमेरिकल रीडिंग करती है और जो भी रिज़ल्ट आता है वो मशीन के एलसीडी पर शो होता है। पेशेंट की शुगर जितनी ज़्यादा होगी उसका ब्लड उतने ही ज़्यादा करंट जनरेट करेगा और वो न्यूमेरिकल रीडिंग में कन्वर्ट होने के बाद रिज़ल्ट भी हाई ही शो करवाएगा। और अगर करंट का लेवल लो होगा या नॉर्मल होगा तो रिज़ल्ट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। एनीवे, जो भी हो, ये मशीन वाकई में बहुत यूज़फुल है। नंबर 2, लाई डिटेक्टर। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुजरिम इतनी आसानी से अपने जुर्म कबूल नहीं करता, इसलिए सीआईडी ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स जुर्म उगलवाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। लाई डिटेक्टर भी इन्हीं तरीक़ों में से एक है। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है और इसे एक चिप के ज़रिए मुजरिम की मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच किया जाता है और फिर इसे क्राइम के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। अगर मुजरिम किसी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं देता और झूठ बोलने की कोशिश करता है तो ये मशीन फ़ौरन उसे डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मशीन काम किस तरह करती है और इसे कैसे पता चल जाता है कि मुजरिम झूठ बोल रहा है? अगर इस मशीन के वर्किंग मेथड की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये डिवाइस क्रिमिनल्स की बॉडी के साथ अटैच की जाती है। इसमें टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। इनमें से सबसे पहली चीज़ गैल्वानोग्राफिक होता है, जो कि क्रिमिनल के राइट हैंड की इंडेक्स और रिंग फिंगर में लगाया जाता है। फिर इसकी चेस्ट और एब्डोमेन पर एक बेल्ट लगाई जाती है। इसके बाद इसकी बॉडी पर ब्लड प्रेशर मशीन और डिफरेंट सेंसर भी लगाए जाते हैं और इसके सामने एक कैमरा भी रखा जाता है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके अलावा जिस रूम में मुजरिम को बिठाया जाता है इसमें इसके साथ एक डॉक्टर भी मौजूद होता है जो इससे मुख्तलिफ सवाल पूछता है। जैसे जैसे मुजरिम सवालों के जवाब देता है ये डिवाइस इसकी बॉडी से साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के सिग्नल्स को रिसीव करती है और इन्हें ग्राफ में कन्वर्ट करके लैपटॉप पर शो कर देती है। सबसे पहले तो अगर मुजरिम झूठ बोलने की कोशिश करता है या किसी सवाल के जवाब में कंफ्यूज होता है तो इसके हाथ में पसीना आता है और इसकी फिंगर पर लगा गैल्वानोग्राफिक फ़ौरन से डिटेक्ट करके सिग्नल आगे भेजना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जैसे ही वो झूठ बोलता है तो इसकी सांस और दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। इसे डिटेक्ट करने के लिए न्यूमोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सेंसर इसकी बॉडी पर लगाए जाते हैं वो असल में इसके नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। जैसे ही मुजरिम स्ट्रेस लेता है यहाँ पे नर्वस होने की कोशिश करता है तो इसे मैयर करके बताते हैं कि वो बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये मशीन मुजरिम के झूठ को नहीं पकड़ती बल्कि इसके रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन को डिटेक्ट करती है, जिसे पता लगाया जा सकता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। बहरहाल, जो भी हो, ये मशीन वाकई बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 3,
पेट्रोल पंप। दोस्तों, हम में से मोस्टली लोग डेली बेसिस पर कार्स या दूसरी व्हीकल्स में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं। गाड़ियों में पेट्रोल डालने का तरीका आप सबको पता ही होगा कि एक डिस्पेंसर से पाइप के ज़रिए पेट्रोल निकलता है जो कि गाड़ी में डाला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिस्पेंसर किस तरह काम करता है और इतने छोटे से डिस्पेंसर में इतना ज़्यादा पेट्रोल कहाँ से आता है जो ये पूरा दिन गाड़ियों में डालते रहते हैं और फिर भी पेट्रोल ख़त्म नहीं होता? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। असल में हर पेट्रोल पंप के नीचे अंडरग्राउंड बहुत से टैंकर्स बनाए जाते हैं। ये टैंक पेट्रोल स्टोर करने का काम करते हैं। सबसे पहले टैंकर्स के ज़रिए पेट्रोल को पेट्रोल पंप्स तक लाया जाता है और फिर इन्हें इन अंडरग्राउंड टैंक्स में डाल दिया जाता है। इन टैंक्स में पाइप लगे होते हैं जो कि डिस्पेंसर से अटैच होते हैं। अगर इन डिस्पेंसर्स की बात की जाए तो ये एक डिजिटल मशीन होती है जिसका काम पेट्रोल को टैंक्स में से निकाल कर गाड़ी तक पहुंचाना होता है। ये एक मोटर के ज़रिए होता है जो कि एक संक्शन का काम करती है। ये संक्शन मोटर पेट्रोल को टैंक्स में से खींचती है और कार तक पहुंचा देती है। नंबर 4, बार कोड। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि बार कोड आजकल के दौर की एक बहुत ही एवोल्यूशनरी टेक्निक है। जो काम पहले सेल्समैन किया करते थे, अब वो काम ये छोटा सा कोड करता है। जैसे ही हम अपने मोबाइल में किसी चीज़ के QR कोड को स्कैन करते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन खुलकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोड एक्चुअली वर्क कैसे करता है? कैसे सिर्फ एक पिक्चर की मदद से पूरी वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है? ये काम देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। असल में बार कोड के अंदर इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सारा डाटा मौजूद होता है। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से डाटा को स्टोर किया जाता है जिनमें न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, बाइनरी और कांजी मेथड शामिल होता है। ये हमारे फ़ोन को कोड समझने में मदद करता है और इसके अलावा इसके अंदर ये जो कॉर्नर्स पर 3 स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, इन्हें डिटेक्शन मेकर्स कहा जाता है। ये कोड रीड करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने QR कोड स्कैन करते वक्त एक बात नोट की होगी कि इसे चाहिए किसी एंगल में भी स्कैन किया जाए तो ये आसानी से स्कैन हो जाता है। ये कोड को हर एंगल से सीधा रखता है ताकि इसे स्कैन करने में आसानी हो। इसके अलावा ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इन्हें टाइमिंग पैटर्न कहा जाता है। इसके अंदर प्रोडक्ट सेव होता है और ये मेकर्स को बताते हैं कि डाटा कौन सी रो या कॉलम में मौजूद है। जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट के QR कोड को स्कैन करते हैं तो ये छोटे से डॉट्स हमारे मोबाइल को सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और हमें इस प्रोडक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर ही शो हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 5, गन। आप सब ने गन तो देखी होगी। ये बात तो बच्चों को भी पता है कि हम गन का सिर्फ एक ट्रिगर दबाते हैं और इसमें से गोली बाहर आ जाती है। देखने में तो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये सारा मैकेनिज़्म बहुत ही पेचीदा होता है। आप सब ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि यूज़र गन चलाने से पहले इसके ऊपर लगे स्लाइड को पीछे की तरफ करता है। जब तक इसे पीछे ना किया जाए, ट्रिगर को कभी भी प्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे ही स्लाइड को पीछे खींचते जाते हैं, गन के अंदर 5 एक्शंस प्ले होते हैं। सबसे पहले तो इसके नीचे लगी स्प्रिंग का प्रेशर क्रिएट होता है जिससे वो बिल्कुल प्रेस होकर लॉक हो जाती है। इसके साथ साथ गन का बैरल भी हल्का सा पीछे चला जाता है। अगर गन की मैगजीन की बात की जाए तो इसमें बुलेट्स तो होती हैं, लेकिन इन बुलेट्स के एंड पर एक स्प्रिंग लगा होता है। जब मैगजीन में बुलेट्स लोड की जाती हैं तो ये स्प्रिंग प्रेस हो जाता है और ये बुलेट लोड होने के बाद गन इसे ऊपर से कवर कर देती है। लेकिन जैसे ही इसकी स्लाइड खींची जाती है, मैगजीन के ऊपर से ये कवर हट जाता है और गोली को ऊपर आने में जगह मिल जाती है। जब स्लाइड खींचने के बाद वापस अपनी जगह पर जाती है तो मैगजीन में से बुलेट को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है और इस तरह बुलेट बैरल में पहुंच जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में गन के पीछे लगा ये हैमर बैरल के पीछे जाने से पीछे तो हो जाता है, लेकिन इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है जो इसे वहीं पर लॉक कर देता है और बैरल के आगे आने से ये हैमर आगे नहीं आता और इसके साथ ही ट्रिगर भी अपनी पोजीशन में आ जाता है। अब जैसे ही यूज़र ट्रिगर दबाता है तो हैमर से प्रेशर रिलीज होता है और वो तेज़ी से ऊपर जाकर बैरल के अंदर लगी फायरिंग पिन से टकराता है। ये फायरिंग पिन डायरेक्ट बुलेट को हिट करती है और इससे बुलेट की पिछली साइड पर आग लग जाती है। आग लगने के साथ ही गोली में मौजूद केमिकल्स और बारूद की वजह से हाई प्रेशर गाज़ें बनना शुरू हो जाती हैं जो कि बुलेट को तकरीबन 1000 फुट पर सेकंड के हिसाब से आगे की तरफ धकेलती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।